Assalamualaikum. Today we are going to solve the past papers, AS past papers 970211 मई जून 2023। इसको हम कुछ पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट जो है वो हम इस वक्त शुरू करने जा रहे हैं। दिस विच यूनिट इज़ नॉट an SI based unit. So you know that as far as the SI unit is concerned, A is the unit of current, which is ampere, kg unit of mass, which is kg, and obviously here you have the unit of time, which is second. This C is coulomb, which is not the SI base unit. So this will be our answer simply. Question number 2, what is the best estimate of the number of atoms in a piece of metal of volume 50 centimeter cube? यहाँ पर हमें जो है वो थोड़ी सी चीज़ें इसमें चेक करनी हैं। पहली तो चीज़ ये है कि हमारे पास डायमीटर ऑफ द एटम क्या है। तो डायमीटर ऑफ एन एटम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। यहाँ आपको वॉल्यूम ऑफ द मेटल पीस बताया गया है 50 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे पहले तो हम इस 50 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर लें मीटर्स में। तो ऑब्वियसली आप जो है वो इसको देखेंगे कि 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 5 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब में। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, और अगर आप उसको यानी सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली चूँकि यहाँ क्यूब है तो 100 का भी आपने क्यूब करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हम 5 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब तक पहुँच रहे हैं। यहाँ अगर आप गौर करें तो आपके पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ द एटम की अगर हम बात कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ दी मेटल पीस है, तो ये अगर आपके पास एक सिचुएशन आप देख रहे हो कि ये क्यूब की फॉर्म में आपके पास एक एटम की बात की जा रही हो, तो ये इसके जो डायमेंशंस हैं वो 3 डायमेंशंस हैं। और इन 3 डायमेंशंस में जब आप वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे तो ये डायमीटर जो है अगर 10⁻⁻10 है तो यानी एक साइड जो है वो 1 × 10⁻⁻10 है। और ये जब 3 साइड्स को आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्यूब होगा और उसको आप 10⁻⁻30 में देखेंगे, और ऑब्वियसली ये क्या है, मीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ द एटम जो है इस वक्त हमारे पास मेटल वॉल्यूम ऑफ द एटम जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 10⁻⁻30। और जो आपके पास ये है यानी क्यूब, उसको जब आप देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू उसने आपको दी है 50 सेंटीमीटर क्यूब, जो अल्टीमेटली 5 × 10⁻⁻5 मीटर क्यूब कैलकुलेट हो रही है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं उनको अगर आप देखें तो किस तरह पता चलेगा कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या है और वॉल्यूम ऑफ एन एटम क्या है। तो 5 × 10⁻⁵ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है जो यहाँ हम देख चुके हैं, और वॉल्यूम ऑफ द एटम जो है वो 10⁻⁻30 है जो अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो कितने आ जाएंगे, तो 5 × 10⁻⁻ जो है वो 25 आएगा। तो ये आपके पास आंसर जो है वो यहाँ पर बी आ रहा है, 5 × 10⁻25। इज इट क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अ कॉपर pipe has a true diameter of 42.03 millimeter. A copper pipe has a true diameter of 42.03 millimeter. A builder measures the diameter of the pipe 5 times using a digital calipers. The measurements are shown below. ये उसने मुख्तलिफ जो रीडिंग्स ली हैं बिल्डर ने, वो ये रीडिंग्स आपको दिखाई गई हैं। What describes the builder's measurement? अब यहाँ अगर आप देखें तो जो 4 चॉइसेस हैं उसमें एक्यूरेसी और प्रिसिशन की बात हो रही है। इसको थोड़ा सा अगर हम देख लें पीछे पलट के कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या होती है, तो ये आप एक नज़र डालें। ये मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है पूरा, इसको आप देख सकते हैं।
लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक्यूरेसी और प्रिसीशन की डेफिनेशंस की बात करूँगा। इसमें जो है वो आपको बताया गया है कि मेजरमेंट इज़ सेट टू बी एक्यूरेट इफ़ इट इज़ क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो जी की वैल्यू 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 या 9.81, अगर आप इसको और बेहतर कर लें तो ये वैल्यू है। तो अगर आपके पास जो रीडिंग आप ले रहे हैं वो 9.79 या 9.80 या 9.82 आ रही है, तो आप कहेंगे कि ये आपके असल रीडिंग के या एक्चुअल रीडिंग के बहुत करीब है। तो इसका मतलब है कि एक्यूरेसी यहाँ पर मौजूद है, एक्यूरेसी मौजूद है। तो बी केयरफुल ऑफ दिस डेफिनेशन। प्रिसीशन को जब आप देखते हैं तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि अ मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज व्हेन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द रीडिंग इज स्मॉल। अच्छा, अब ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को भी हमने एक्चुअली दूसरे लेक्चर में डिफाइन किया हुआ है और एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इसको आप और आसानी से अगर समझें तो वो इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रिसीशन ऑफ अ सिंगल रीडिंग ऑफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर दैट क्वांटिटी। यानी लीज काउंट जितना आपके पास स्मॉल वैल्यू का होगा उतनी ही वो एक बेहतर प्रिसीशन में होगा। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास मीटर रूल की एग्जांपल यहाँ पर है, जिसको आप देख रहे हैं कि लीज काउंट उसकी 0.1 सेंटीमीटर है, जबकि आपके पास वर्नियर कैलिपर के केस में 0.001 सेंटीमीटर है। और दूसरी तरफ जो स्क्रू गेज है उसकी जो लीज काउंट की वैल्यू है, यानी जो मिनिमम वैल्यू आप उससे काउंट कर सकते हैं, वो 0.001 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि प्रिसीशन जो है इस वक्त वो बेस्ट किस चीज़ की है, स्क्रू गेज की है। तो ये दो छोटी छोटी सी डेफिनेशन अगर आप जहन में रखें तो फिर इन रीडिंग्स को देख के आप अपनी बात को या अपने आंसर को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। यहाँ देखिए कि आपकी जो एक्चुअल रीडिंग है वो है 42.03 मिलीमीटर, लेकिन जो रीडिंग्स आप नोट कर रहे हैं उनको अगर आप देखें तो वो 48 और 47 और इस तरह से ये रीडिंग्स आ रही हैं। 48 है, 47 है, 48 है, 48 है, 47.99 है। एक्चुअल वैल्यू आपकी क्या है 42.03, जो इनसे बहुत आउट है। तो इसका मतलब ये कि एक्यूरेसी इसके अंदर नहीं है, लेकिन जाहिर है जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ आपने इसको 0.01 के मिलीमीटर की प्रिसीशन से इसको आप देख रहे हैं, जो एक बेटर प्रिसीशन है। तो आपने कहा कि इसका मतलब यह है कि जो आंसर इसका होगा वो एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों नहीं हैं। एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रीडिंग में, एक्चुअल रीडिंग में और यहाँ की रीडिंग में काफ़ी डिफरेंस है। नॉट प्रिसाइज, नॉट एक्यूरेट, तो प्रिसाइज तो है ही है, हाँ एक्यूरेट नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास आंसर जो रह जाता है वो डी रह जाता है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि प्रिसीशन तो है लेकिन एक्यूरेसी मौजूद नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने यहाँ पहले से ज़रा सॉल्व कर दिया ताकि टाइम बचाया जा सके। यहाँ वो आपसे ये कह रहा है कि 2 फोर्सेस ईच ऑफ 10 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट। यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही हैं, 10 न्यूटन की हैं, और ये आपको 2 फोर्सेस दिखाई गई हैं डिफरेंट डायरेक्शंस। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस इज 120 डिग्री। ये आपको एंगल दिखाया गया है इनके डायरेक्शन में, इनकी डायरेक्शन का जो डिफरेंस है या जो इनके जो डायरेक्शन का एंगल है इनकी फोर्सेस के दरमियान में, वो 120 डिग्री है। यहाँ पर थोड़ा सा एक बात गौर करने की यह है कि वो हमसे ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 2 तरीक़े से इसकी निकाली जा सकती है। एक, उसके सूरत हाल क्या होगी कि आप ये कहें कि वो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ कहीं इनके इन बिटवीन है, लेकिन इसी फोर्स को आप इस वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इस वेक्टर से रिप्रेजेंट करने के लिए आप थोड़ा सा इस डायग्राम को मॉडिफाई कर लें और आप ये कहें कि ये हमारे पास जो पॉइंट है इस पर एक फोर्स यहाँ से आ रही है जो ऑब्वियसली आपकी इस फोर्स की ही डायरेक्शन में है, और दूसरी फोर्स ऑब्वियसली आपके पास ये है। तो अगर आप हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एंगल है इनके दरमियान में वो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी आपके पास जो एंगल आ रहा है वो 60 डिग्री का आ रहा है।
और इसकी जो वैल्यू है यानी रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू है वो मालूम करने के लिए आप कोसाइन लॉ लगा रहे हैं। तो अगर ये ए और ये बी है तो ये वेक्टर रिजल्टेंट है जिसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं इस फार्मूले में। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा एंड दिस इज नथिंग बट कोसाइन लॉ जिससे आप मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मालूम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा लॉ है और बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है जिससे आप वैल्यूज़ यूज़ करके और अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है और इनके दरमियान में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। अगर हम हेड टू टेल रूल फॉलो करें और हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन जो आ रही है वो हमें इस पॉइंट पर पहुंचाती है कि जो सी की वैल्यू है यानी रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन है। तो ये आपके पास जो है वो बी आंसर इसका आ रहा है एंड आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझा जा सकता है बहुत ईजीली। एक बात सिर्फ मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि जो आप को नेक्स्ट शायद किसी स्टेप में काम आ जाए कि अगर आप जो है वो फोर्सेस को इस तरह देख रहे हो जैसा कि इन्होंने दिया है यानी टेल्स की कोइंसिडेंस हो और ये कोइंसाइड कर रहे हो टेल्स के थ्रू, जैसे यहाँ 120 डिग्री का एंगल है तो फिर इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंज आ जाती है और इसको आप सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लेते हैं। और जब आप यहाँ गौर कीजिए कि अगर ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास थीटा की वैल्यू है वो 120 डिग्री है और यहाँ पर वो वैल्यू माइनस में आएगी। तो नतीजा क्या होगा कि फिर रिज़ल्ट यही होगा जो आपके पास यहाँ आ रहा है। तो ये थोड़ा सा एक फार्मूला आप कह लेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है जब आपके पास सिचुएशन जो है वो ये हो कि आपने टेल टू टेल कोइंसिडेंस पर गौर किया हो या उसको कंसीडर किया हो तो सिंपली आप 120 डिग्री एंगल ले सकते हैं। एनी हाउ आप चाहे वो उसको 120 डिग्री एंगल लें या जैसे मैंने यहाँ बताया कि अगर आप इसको ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं, हेड टू टेल रूल फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपके पास जो है वो सिंपली 60 डिग्री का एंगल है और साइन यहाँ फिर नेगेटिव का होगा। तो अल्टीमेटली आंसर आपके पास सेम ही आएगा और यहाँ जो आंसर आ रहा है वो बी है। ये ख्याल रखिए कि ये सी जो है ये तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट द आंसर सी। सो बी केयरफुल, सी जो है वो आंसर नहीं है, वो बी आंसर है, इसका ख्याल रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें तो वो आपको एक बहुत सिंपल सी सिचुएशन नज़र आती है। वन ऑब्जेक्ट मूव्स डायरेक्टली फ्रॉम पी टू आर। एक जो उसने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली पी से आर मूव हो जाता है। इन अ शॉर्ट टाइम अ सेकेंड ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू टू आर। पी से क्यू और क्यू से आर पे मूव होता है। तो ये थोड़ा सा अगर आप इसको समझ सकें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जिस तरह हमने डिफ़ाइन किया है वो क्या है, तो आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी पी क्यू जो पी आर जो है वो आपके पास यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट है। बाकी ज़ाहिर है ये आपने डिस्टेंस कवर किया है यानी पी से क्यू और क्यू से आर जो आप गए हैं ये भी एक लेंथ है लेकिन वो डिस्टेंस है। तो इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। Which statement about the two objects is correct for the journey from P to R? P से R तक जाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? They have the same average speed. एवरेज स्पीड का कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। They have the same average velocity. इसका भी कोई कॉन्सेप्ट और आंसर हमारे पास नहीं है, कोई डाटा नहीं है। They travel the same distance. डी की बात कर रहा हूँ तो डिस्टेंस जो है वो जो है वो ज़ाहिर है कि सेम नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो है वो हम ये कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो चाहे आप P से Q जाएं, Q से R जाएं या आप डायरेक्टली P से R जाएं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PR ही है। तो सिंपल आंसर इसका क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से इसको हमें देखना है और लेके चलना है और जो आपको देगा क्या वैल्यू देगा वो C ही। तो ये हमने 5 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए हैं। अगले स्टेप में इंशाल्लाह मज़ीद 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।